नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। तैयारी करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की हेडलाइंस के साथ। फ्लैट शुरुआत के बाद बाजार में बढ़ी तेजी की रफ्तार। निफ्टी 70 पॉइंट की तेजी के साथ 24,850 के करीब। बैंक निफ्टी में भी रौनक, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी लौटी खरीदारी। वहीं इंडिया विक्स 5% से ज़्यादा फिसल कर 14 के नीचे आया। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट का जलवा। फाइनेंसिंग नियम आसान होने से पीएफसी और आरईसी करीब 4 से 5% भागे। दोनों वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। वहीं इरिडा और मैक्रोटेक में भी शानदार तेजी। उधर स्पॉटलाइट भारतीय एयरटेल नए शिखर पर। लगातार 3 दिनों की गिरावट के बाद सरकारी बैंकों में आज खरीदारी। करीब 1% चढ़ा इंडेक्स। रियल्टी शेयरों में भी रौनक, वहीं ऑटो शेयरों में दूसरे दिन रफ्तार। मारन भाइयों का आपसी विवाद सन टीवी पर भारी। शेयर करीब 4% गिरा। दयानिधि मारन ने कल दिन मारन को भेजा कानूनी नोटिस, लगाए धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप। ओके, चलिए अब वीरू आपको भी वो हंसी आ गई थी ना थोड़ा सा वो फुटेज देखकर। हाँ, वो थोड़ा सा वो एक टाइम था वैसे से सन टीवी बहुत बड़ा ब्रांड हुआ करता था। अभी भी है वैसे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा ब्रांड हुआ करता था सन टीवी। और जब क्लियरली केबल का जमाना था ना अनुज, हाँ, केबल के ज़माने में तो बड़ी स्ट्रांग प्रेजेंस थी इनकी, है ना? बहुत ज़बरदस्त। और 75% के मार्जिन पे काम करती थी ये कंपनी। अब मुझे पता नहीं ऑफ लेट कितना मार्जिन है, लेकिन 75-80% मार्जिन पे ये स्टॉक जो है ये कंपनी काम किया करती थी। खैर एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं। आपको 10 के दमदार ट्रेड्स का एक ट्रेंड क्रम बताते हैं। शिल्पा जी और प्रशांत जी पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही अमोल अठावले और आशीष कयाल भी जुड़ेंगे। हमारे साथ डीआर चौकसी के एमडी रेविन चौकसी जुड़ेंगे, साथ ही जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर, पीएमएस के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष चतुर्मोहता भी जुड़ेंगे अपने फ्रेश कॉल्स के साथ। मार्केट इस समय 24,867 पर कोशिश कर रहा है उस लेवल को ब्रेक करने की, उस जोन को ब्रेक करने की। 24,900 जो एक लिटरली जिसे कहते हैं ना, वो एक चट्टान की तरह जो मार्केट के सामने खड़ा है लोअर लेवल पे, लेकिन अच्छा सपोर्ट आया आज। बैंक निफ्टी में अच्छी बाइंग 200 पॉइंट की, मिड कैप्स में अच्छी रिकवरी, 1.5:1 का एडवांस डिक्लाइन। तीनों टॉप गेनर इस समय एफ&ओ के वही पीएफसी, आरईसी और इरिडा। और तीनों में अब देखिए आप, सबसे अच्छी बात यह रही कि स्क्रीन पर तेज़ी प्ले आउट हुई, इंट्राडे में अच्छी खासी तेज़ी प्ले आउट हुई। ये एक अच्छी चीज़ आपको दिखाई देगी। और बार बार मेरी नज़र जा रही है भारतीय एयरटेल पर। अब 1900 क्रॉस करता हुआ ये स्टॉक। तो काफ़ी स्टॉक्स हैं जहां इस समय मोमेंटम आपको वीरो स्ट्रॉन्ग साइड पर दिखाई देगा। कुछ लूजर्स भी हैं जैसे बजाज ऑटो, सीमेंस, बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन ओवरऑल अच्छा मूड माहौल मार्केट का। जी हाँ, ओवरऑल अच्छा मूड माहौल है। निफ्टी ने सुबह का अटैम्प्ट किया था आज 24,900 की ट्रैजेक्टरी को, बट स्टॉक स्पेसिफिक मूव बेहद ही शार्प, और उसमें से काफ़ी अगर आप देखें तो लगभग 50-60-70% हमने सुबह कैप्चर भी किया। जस्ट फॉर इंस्टेंस भारतीय एयरटेल। शिल्पा राउत जी, प्रशांत सावंत पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी, और फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके अमोल अठावले और आशीष ख्याल जुड़ चुके हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। आशीष जी, आपके दो ट्रेड्स सुबह के आज के। देखिए वीरू, आज का ओवरऑल रुझान बाई साइड पे लग रहा है। फिलहाल मार्केट सस्टेन कर पाया, तो अगर 24,900 निकलता है तो मेरे ख्याल से अच्छा मूव मिड कैप स्मॉल कैप में बन सकता है। ऐसे में चलते हुए पहला जो स्टॉक है बाई साइड पे वो है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी। यहाँ पर एक अच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट ऊपर की ओर आया है। इसने 10 और 20 डीएमए के सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया शार्पली। वॉल्यूम्स बहुत जबरदस्त आज के दिन पिकअप हो चुके हैं, तो एंड्योरेंस पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने की राय होगी। नीचे में स्टॉप लॉस लगाना होगा 2470 का, और टारगेट है 2690 का। और दूसरा जो स्टॉक है वो है हुंडई मोटर्स। यहाँ पर देखिए कि इसने गैप फिलिंग अटेम्प्ट किया, लेकिन वहीं से जस्ट गैप एरिया से बाउंस बैक किया है, जो ओपन हुआ था करीबन 5-6 दिन पहले। और यहाँ पर एक अच्छा रुझान आने की गुंजाइश है। तो हुंडई मोटर्स पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 1890 का, और टारगेट है 2060 का। ओके, हुंडई मोटर्स आपकी कॉल आज की, और 1945 पे। अब चलते हैं शिल्पा जी के पास। शिल्पा जी, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। जी, पहला ट्रेड रहेगा एसजेवीएन में। अगेन इसमें भी एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है 90 टू 93 जोन्स पे, और अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 95। तो यहाँ पे मुझे लगता है एक ब्रेकआउट है, जो नेक्स्ट यहाँ पे आपको 98 से लेके 100 की तरफ मूव करते हुए वापस दिखेगा। तो 93 के स्टॉप लॉस से एसजेवीएन में आप अभी भी लॉन्ग बने रह सकते हैं।
किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो एट द मनी 95 का कॉल ऑप्शन भी आप ले सकते हैं जो रफली ₹2 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे ₹1 का रखिए एंड स्टे लॉन्ग यहाँ पे 3 से लेके ₹4 तक भी मूव आप देख सकते हैं। दूसरा मेरा रहेगा इरेडा में इरेडा अभी लास्ट शो में भी हमने डिस्कस किया, इसमें अब बहुत स्ट्रॉन्ग थर्स्ट आ रहा है। अगेन 167 से लेके 170 के टारगेट्स हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा रिवाइज़ कर सकते हैं, 161 का लगा सकते हैं एंड स्टे फॉर 167 से 170। लाइकवाइज़ 165 का कॉल ऑप्शन हमने रिकमेंड वहाँ पे किया है जो रफली ₹2.80 वहीं पे ही है। स्टॉप लॉस वही ₹1.5 का रखिए एंड स्टे लॉन्ग फॉर इरेडा। इरेडा 163.52 पे। राजेश सतपुते जी आपके 2 ट्रेड्स। अच्छा प्रशांत जी, माफ कीजिएगा, प्रशांत जी आपके 2 ट्रेड्स। तो वीरू जी एक ट्रेड में कंटिन्यू करना चाहूंगा टॉरेंट फार्मा। मुझे लग रहा है वहां पे जहां रेकमेंड किया था वहां से अच्छी मूव आई है। तो जो स्टॉप लॉस है थोड़ा ऊपर यानी 3150 पे रख के टारगेट्स करीबन 3275 3275 तक रख सकते हैं। नेक्स्ट पिक जो होगा वो होगा जियो फाइनेंस। यहाँ अगर हम देखें तो एक डिप के बाद एक अहम सपोर्ट से अच्छी बाइंग नजर आ रही है। तो करीबन 287-88 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस 280 के नीचे रख के बाय करने की सलाह होगी फॉर टारगेट्स अराउंड 300 के। ओके, जियो फाइनेंशियल्स याद रखिएगा इस पे, क्योंकि एक सकारात्मक नजरिया पेश किया गया। इसी समूह के अंतर्गत सम्मिलित ये कंपनी है जियो फाइनेंशियल्स, जिस समूह के अंतर्गत सीएनबीसी आवाज आता है, जिसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। अमोल, गुड मॉर्निंग, आपके 2 ट्रेड्स। नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। आई थिंक डीएलएफ के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 840 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 890 और 900 के। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 820 का। एक प्रॉमिसिंग रैली के बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है। 2 वीक में एक करेक्शन हुआ है। मुझे लगता है अगर मार्केट में टेक्निकल बाउंस बैक आता है तो डीएलएफ में भी एक टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस यहाँ से दिख के आ रहे हैं। दूसरा मैं इटर्नल जोमेटो के साथ जाना चाहूंगा। ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 253 के आसपास है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 270 के और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 245 का। एक प्रॉमिसिंग रैली के बाद स्टॉक में एक करेक्शन देखने को मिला था और अभी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के इधर स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। रिवर्सल फॉर्मेशन दिख के आ रहा है। मार्केट अगर बाउंस बैक करता है तो मुझे लगता है कि जोमेटो में भी एक प्रॉमिसिंग अप ट्रेंड रैली देखने को मिल सकती है। ओके, एटर्नल 252.28 पे। चलिए अब एक काम करते हैं, बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए देवेंद्र चौकसी जी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। देवेंद्र जी, आज थोड़ी बहुत स्क्रीन पे हलचल है, बट मोर और लेस अगर आप देखें मई ऑनवर्ड्स, मई हो गया, जून हो गया, हमको ट्रिगर्स भी बहुत मिले, बट मोर और लेस वी आर वेल कैप्चर्ड इन ए वॉर जोन। कभी कोई वॉर फ्रंट, कभी और कोई वॉर फ्रंट, और अभी तो शायद ये इजराइल और ईरान में एक अंश बाकी है अमेरिका की भागीदारी। आपका व्यू क्या कह रहा है? मार्केट कैसे नेविगेट करेगा अपने आप को इस पूरे दौर में? क्रूड ऑलमोस्ट एट 75, क्या लग रहा है? अगले 2 हफ्ते मार्केट्स के लिए कैसे लग रहे हैं आपको? गुड मॉर्निंग वीरू। ये आई थिंक थोड़ा प्रिकारियस सिचुएशन नियर टर्म में जरूर रहेगा, क्योंकि 2 जगह से एक कंसर्न बनती है। एक तरफ ऑयल सप्लाई बंद होना, टू ए ग्रेटर एक्सटेंट ईरान के ऊपर काफी हद तक सैंक्शन है, तो इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज गोइंग टू मेक अ वेरी मेजर डिफरेंस एज फार एज सप्लाई इज कंसर्न। परंतु आई थिंक साथ में जो लॉजिस्टिक मूवमेंट के अंदर जो बदलाव आता है, एडवर्स लॉजिस्टिक मूवमेंट हो रही है ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर, I think that is also causing the concern for exports as well as for imports, which we are basically having in our trade. तो ये थोड़ा बहुत उसके हिसाब से इंडस्ट्री को एक डिसरप्शन आ सकता है, एक थोड़ा बहुत तकलीफ आ सकता है। We are at the beginning of the financial year, in the first quarter itself, I think we are seeing this situation. Maybe spillover effect, I think, would extend in the second quarter. तो शायद 1 या 2 क्वार्टर का जो कार्यक्रम है वो थोड़ा बिगड़ सकता है यहाँ पे, ऐसा हम समझते हैं। But that should not take away the long-term business prospects of most of the companies. In my viewpoint, India economy is resilient, quite strong at the same time, and many companies यहाँ पे I think कारोबार काफी हद तक अच्छा चल रहा है, including in the export market. मैं ऐसा समझता हूँ पॉजिटिव बनते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करते जा रहे हैं और टैरिफ सिचुएशन हमारे फेवर में आती जा रही है, मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक इवन दैट फ्रंट आल्सो इकोनॉमी इज गोइंग टू गेट लॉट ऑफ पुश, लॉट ऑफ टेलविंड गोइंग फॉरवर्ड इन कमिंग क्वार्टर्स। सो मे बी करंट सिचुएशन टर्बुलेंस बोल सकते हैं उसको, इसके अंदर थोड़ा मार्केट के अंदर प्राइस करेक्शन आता है स्टॉक के अंदर।
तो आई थिंक एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर गिनी जानी चाहिए, क्योंकि ये प्राइस करेक्शन आता है तो अच्छा भी है, बिकॉज मेनी ऑफ द कंपनी स्टॉक प्राइसेस आर डिस्काउंटिंग FY 27 और इन मोस्ट केसेस आई थिंक FY 28 आल्सो एट अ सिग्निफिकेंटली हाई प्रीमियम। तो थोड़ा प्राइस करेक्शन आता है तो डेफिनेटली हेडरूम बन जाएगा पैसा कमाने के लिए, रिस्क कम हो जाएगा। डेफिनेटली आई थिंक दैट इज वन थिंग वी आर वर्किंग फॉरवर्ड इन द करंट सिचुएशन। ओके, चलिए ये बात हो गई इस समय ओवरऑल मार्केट पर। देवन भाई गुड मॉर्निंग। ये इस समय जो मार्केट में पिछले कुछ दिनों में एक दो स्पेसेस हैं जहां मोमेंटम काफ़ी शानदार है। आज फॉर एग्जांपल आप देखिए ये पावर फाइनेंस, REC, जो कल RBI के नॉर्म्स आए, इरिडा, इनमें शानदार मोमेंटम है। यहाँ पर क्या एक फ्रेश लुक की ज़रूरत है इन स्टॉक्स में? अनुज गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आई थिंक द वैल्यूएशन के नजरिए से देखें तो दोनों कंपनी जिसकी आप बात कर रहे हैं, आई थिंक दोनों कंपनी अच्छी तरह से काफी कंपेलिंग वैल्यूएशन में मिल रही है। एट द सेम टाइम आई थिंक द ग्रोथ इन द बिजनेस इज कंटिन्यूइंग, बिकॉज पावर यूटिलिटी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडेड, उसके अंदर आई थिंक जो हिसाब से इकोनॉमी के अंदर अगला 5 या 10 साल का जो प्रोग्राम है, that program is fairly convincing, and that is where some of these finance companies are definitely going to play a major role। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस का कारोबार है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि एक तरफ वैल्यूएशन आपको प्राइस टू बुक वैल्यू कंपेनिंग लेवल पे मिलना, और दूसरी तरफ आपको ग्रोथ करीबन 15 से 20% से इजीली मिलना। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा कॉम्बिनेशन है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। मे बी मार्केट कभी कभी अपॉर्चुनिटी अच्छी दी जाता है करेक्शंस के अंदर, वो समय बेटर रहेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ओके, एक और स्पेस जहाँ पर हमने थोड़ा सा मूव्स देखे हैं वो है रियल एस्टेट। आज भी अच्छे मूव्स रियल एस्टेट स्पेस में। यहाँ आपकी कोई पिक्स होंगी क्या? जो प्रीमियम रियल एस्टेट और द लग्जरी रियल एस्टेट सेगमेंट के अंदर जो प्लेयर्स ऑपरेट कर रहे हैं, उनके लिए मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक समय बहुत अच्छा जा रहा है, बिकॉज ऑन वन साइड आई थिंक दे आर गेटिंग द एडवांटेज ऑफ द हायर रियलाइजेशन, हायर वैल्यू। On the other side, I think the business conditions are improving for the development of newer and newer properties। काफी हद तक मैं देख रहा हूँ कि इकोनॉमी के अंदर रीडेवलपमेंट रिलेटेड प्रोस्पेक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। हम पहले सोचते थे कि रियल एस्टेट के अंदर ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट के नए प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दें, बट आई थिंक मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि जो मेजर सिटीज है इंक्लूडिंग सिटीज लाइक मुंबई, कि जिसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि आई थिंक रीडेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स काफी अच्छे आ रहे हैं। दैट आई थिंक ऑन वन साइड द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज लेस फॉर द डेवलपर, on the other side they fetch significantly large premium realization provided they are into the premium developments। तो ये एक अच्छा संकेत मिल रहा है। Mumbai alone, I think in next 20-25 years, talking about 30,000 new buildings for redevelopment। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि I think the growth is going to continue for this sector and the companies remain I think relatively positive। maybe near term में valuation का थोड़ा बहुत concern जरूर है, बट मार्केट का ओवरऑल वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, तो शायद करेक्शन के अंदर लेना ज्यादा मुनासिब समझूंगा। अच्छा गौरांग जी, ये देवेंद्र जी माफ कीजिएगा, ये आपका भी इस FMCG बास्केट पे क्या मूव है? मतलब लगभग आप समझ लीजिएगा कि इतना समय गुजर गया, फरवरी में हमें वो ड्रीम टैक्स कट मिला, उसके बाद अच्छा मानसून, बट स्टिल आई मीन द शार्पनेस, वो एग्रेशन FMCG से गायब है, नदारत है। आपका टेक क्या है FMCG पे, कैसे ट्रीट कर रहे हैं आपको? और कुछ अगर इंडिविजुअल स्किप्स जहाँ पे आप काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हों इस प्राइस पे, वो क्या होंगे? एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने जा रहे हैं। पहले आई थिंक वॉल्यूम लेड ग्रोथ मिल जाता था FMCG कंपनी को। आज की तारीख के अंदर आफ्टर द क्विक कॉमर्स हैज कम एंड विद द स्मॉलर पैकेजेस आई थिंक गोइंग इनटू द मार्केट, वॉल्यूम लेड ग्रोथ नहीं मिल रहा है, टर्नओवर ज्यादा मिल रहा है, बट वॉल्यूम लेड ग्रोथ नहीं मिल रहा है। सो टू अ ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक वी बिलीव दैट आई थिंक ये जो फैलाव है उसके हिसाब से FMCG के जो नंबर्स है वॉल्यूम के, वो शायद आपको म्यूटेड दिखेंगे, बट ओवरऑल आई थिंक वन विल हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ अ रियलिटी एंड एट द सेम टाइम द बिजनेस शुड बी रिव्यूड अलोंग विद द इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इकोनॉमी का ग्रोथ 6.5-7% के बीच में आता है और some of the FMCG companies they end up growing in double digit, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि I think they are probably I think justified from that particular point of view as far as their growth is concerned। एक एडवांटेज दूसरा ये साल में एटलीस्ट शुरू के बिगिनिंग के अंदर फाइनेंशियल ईयर चालू होते में दिख रहा था कि बिकॉज ऑफ द लोअर इन्फ्लेशन आई थिंक सम ऑफ दिस कंपनीज विल हैव बेटर मार्जिन इन द करंट फाइनेंशियल ईयर।
Unfortunately, imported inflation has once again raised its nose. ये जो वॉर कन्फ्लिक्ट के हिसाब से तो शायद आई थिंक ये चीज के ऊपर थोड़ा बहुत वेट करना पड़े बट ओवरऑल वी रिमेन पॉजिटिव मे बी द वैल्यूएशन वाइज अगेन दे आर एडिक्वेटली प्राइस सो शायद कोई प्राइस करेक्शन होता है दैट विल बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर मेनी ऑफ द एफएमसीजी कंपनीज एंड यू आर राइट आई थिंक द स्पेंडिंग is increasing largely because of more money in the hands of consumer due to tax saving etc. तो ये थोड़ा एडवांटेज जरूर मिलेगा एफएमसीजी कंपनी को। अच्छा, एक स्पेस जिसमें पता नहीं मेरे ख्याल से स्पेस कितना बचा है बाइंग का ये तो मैं नहीं कह सकता, बट द काइंड ऑफ स्टेबिलिटी जिसे कहते हैं ना स्टेबिलिटी, आई मीन वो बहुत स्ट्रॉन्ग है देवेंद्र जी, और वो है हेल्थ केयर स्पेस। लुक एट मैक्स, फोर्टिस करियर हाई पे, अपोलो करियर हाई पे। अब हालांकि डायग्नोस्टिक्स में वो स्विंग नहीं दिखाई देता, बट और हॉस्पिटल स्टॉक्स स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। और आपका सेंस क्या कहता है, अभी और पैसा बनना बाकी है इस सेगमेंट में, और कुछ अगर गुंजाइश हो किसी स्टॉक पे तो वो कौन सा होगा? सी एक तरफ आई थिंक अपॉर्चुनिटी अच्छी है बिकॉज हेल्थ केयर इज वन सेक्टर के जहाँ पे अगले समय के अंदर भी आई थिंक काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है एंड एट द सेम टाइम इंश्योरेंस कंपनीज आर आल्सो ट्विकिंग द प्रीमियम नॉर्म्स फॉर द हेल्थ केयर सेक्टर एज अ होल। तो थोड़ा मोमेंटम बिल्टअप अच्छा रहेगा, उसका कोई सवाल नहीं लगता है। एट द सेम टाइम मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर पुटिंग मोर मनी इन बिल्डिंग न्यू हॉस्पिटल बेड्स, so that is again I think for the hospital companies I think this is a good sign क्योंकि I think नई कैपेसिटी बढ़ते जा रही है बट एवरीथिंग इज इन प्राइस टुडे। मेरा ऐसा मानना है कि आप FY27 FY28 की ग्रोथ अर्निंग्स भी पकड़ के चलते हैं तो भी मोस्ट ऑफ द लिस्टेड प्लेयर्स आर शोइंग एवरीथिंग इन प्राइस। अनलेस मार्केट के अंदर प्राइस का कोई मेजर एडवांटेज मिलता नहीं है तब तक तो आई थिंक आपको इमीडिएटली बाय करके लंबा वेटिंग करना पड़ेगा बट अदरवाइज आई थिंक वन रिमेन्स कॉन्फिडेंट अबाउट इट। एक चीज का जो ओवरहैंग है या कंसर्न है वो कंसर्न ये है कि गवर्नमेंट में प्रोबेबली आई थिंक स्टार्ट रेगुलेटिंग the pricing structure because I think the healthcare for all is a mission। तो ये शायद थोड़ा बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन के बीच में आ सकता है तो थोड़ा कंसर्न उसके ऊपर ज्यादा रखना चाहिए। मीनवाइल निफ्टी को देखिए जनाब, नया कारोबारी हफ्ता मतलब वीकली कॉन्ट्रैक्ट फ्लाइंग हाई 24937, लगभग 0.58% ऊपर, और जो दिग्गज हैं वो अपना पूरा प्रभाव दिखाते हुए, लुक एट रिलायंस, एक बार रिलायंस दिखाइए डॉक्टर साहब, इंडेक्स को एक बड़ा माइलेज प्रोवाइड किया है रिलायंस ने, और ये देखिए इट्स 1449, करीब करीब 1% ऊपर रिलायंस आके ट्रेड करता हुआ। तो बहुत सारी बास्केट से बात की मैंने देवेंद्र जी से अभी तक। एक स्पेस जो कि हालिया मूव के बाद बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब अपने स्विंग से, वो है देवेंद्र जी ऑटो स्पेस। M&M में बहुत दिनों बाद लीडरशिप जैसा वो जो उसके पास टाइटल था वो दिखाई दे रहा है हाथ में। मारुति इज डूइंग वेल, क्लोज टू आई थिंक 13,000। अभी यहाँ पे आप लोग कुछ चेस कर रहे हैं क्या ऑटो बास्केट में? See, with lot of money available in the hands of consumer because of the tax saving, तो ये साल में I think it would be highly surprising if auto companies don't report higher growth numbers। मैं ऐसा समझता हूँ कि जैसे मॉनसून के बाद जब फेस्टिव सीजन स्टार्ट होती है वो फेस्टिव सीजन से पहले इंडिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा about the higher growth numbers coming from most of the auto companies because the aspiration levels are still there and they are going to be increasing for possessing the newer models। तो आई वुड बी रिलेटिवली मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। हाँ, एक चीज के ऊपर कॉशियस भी रहेंगे कि जो रेयर अर्थ का मैग्नेट का जो प्रॉब्लम है वो अगर लंबा चलता है तो शायद थोड़ा बहुत डिमांड पोस्टपोन हो सकता है बिकॉज आई थिंक मेनी ऑफ द कंपनीज विल नॉट इन अ पोजीशन टू सप्लाई द मॉडल्स व्हिच आर बेसिकली इन डिमांड। तो शायद ये एक चीज के ऊपर कंसर्न रहेगा बट दैट वुड बी बाय अपॉर्चुनिटी। मैं ऐसा समझता हूँ कि मार्केट में ऐसे कोई कारण से करेक्शन आता है for some of the leading companies they provide you excellent buy opportunities क्योंकि overall long term growth program it remains absolutely convincing। We would be keeping an eye on buying some of the commercial vehicle companies along with I think the bigger companies like Tata Motors कि जो डीमर्ज हो रहा है ये साल के अंदर तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी गिनी जानी चाहिए पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के अंदर। ओके देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे गेस्ट हमारे दर्शक कहेंगे आप रोज़ आइए, आप आए चैनल पर और मार्केट देखिए किस तरीके से बहुत दिनों के बाद देवेंद्र भाई इस तरीके का मूव देख रहा हूँ मैं मार्केट में। आज 170 पॉइंट निफ्टी ऊपर आ गया है अब, और देखिए किस तरीके से। हाँ वीरू, देवेंद्र जी को सोमवार को ही बुला लेते हैं, एक काम करते हैं,
हाँ 25,000 पार हो जाएगा। सोमवार को दोबारा बुला लेते हैं एक, क्योंकि एक और ऐसा सेशन मिल जाए तो फिर वो हमारी फिर वो नैया पार हो जाएगी। फिर देखिए क्या मोमेंटम आया लेकिन मार्केट में। चलिए देवन भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट मोमेंटम देखिए क्या शानदार आया, 170 पॉइंट निफ्टी ऊपर है अब 24,970 पर। एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आइए आप वीरू। ये मूव ना मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा था फ्रैंकली, अगर आपको याद होगा कल जो हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, ये मूव मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा था, आज आ गया बाई चांस की बात है। खैर मार्केट का काम है इस तरीके से सरप्राइज करना। HDFC बैंक का 34 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, रिलायंस का 30 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, भारती का 20 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन। तो एक दिन लेट सही लेकिन एटलीस्ट मार्केट में वो पॉजिटिव मोमेंटम लौटता हुआ, अच्छा मोमेंटम। और स्टॉक्स देखिए एक एक करके कितने स्टॉक्स डे हाई पर आ रहे हैं। REC PFC तो हैं ही, SJVN, M&M, भारती, IRFC, इंडस टावर, जियो फाइनेंस। एक लगा था एक लिस्ट बनी हुई है स्टॉक्स जो इस समय डे हाई पर काम कर रहे हैं। अब हमारे साथ JM फाइनेंशियल सर्विसेज के PMS के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष चतुर्मोहता भी जुड़े हैं। आशीष गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है मार्केट को आज देखकर? आज थोड़ा सा अगर आप अपना वो वाला हैट पहन सकें जो आप एक F&O वाला, तो एक लग रहा है मार्केट को देखकर कि आज एक ब्रेकआउट है। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। तो देखिए बिल्कुल 25,000 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर बना हुआ था और हम देख रहे थे बाजार एक बहुत ही नैरो रेंज में स्टक था। अब जैसे आप देखेंगे 25,000 के लेवल क्रॉस होंगे, आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग कहीं ना कहीं बाजार के अंदर में देखने को नजर आएगी। और ये खास तौर पे इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप एडवांस डिक्लाइन देख रहे हैं तो वो बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। और लार्ज कैप स्टॉक्स जिस तरह से आप देखिए भारती के अंदर में ब्रेकआउट आ रहा है, रिलायंस के अंदर में एक अच्छा ट्रेंड बन रहा है, और ये बैंक्स की तो हम कल बात कर ही रहे थे कि HDFC बैंक वगैरह काफी एक स्ट्रांग लीडरशिप पोजीशन पे रह सकते हैं, तो वहां पर पे एक अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है। इसके साथ में एक लग रहा है कि ब्रॉड बेस्ड जो मार्केट के अंदर में आज रिकवरी देखने को मिल रही है, तो मैं समझता हूँ 25,000 क्रॉस होते ही एक शॉर्ट कवरिंग आएगी। और ये शॉर्ट कवरिंग आती है तो फिर डेफिनेटली बाजार जो है वो 25,500 26,000 की जो ट्रेजेक्ट्री है उसको छूता हुआ जल्दी नजर आ सकता है। तो मेरे हिसाब से क्रिटिकल होगा 25,000 का क्रॉस होना आज। आशीष, मतलब कभी कभी आप भी अपने फंड्स में शॉर्ट टर्म मोमेंटम को कहीं अगर कैप्चर करते हैं, मतलब क्या लग रहा है आपको? मतलब क्या होता है ना, कभी कभी कोई चीज़ जिसे कहते हैं ना, आई मीन रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाती है ना, उसको आपको पकड़ के बैठना चाहिए, जैसे कि आपने पहले भी किया। आई मीन फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं इस वक्त? बिल्कुल। तो देखिए वीरेंद्र, मेरे हिसाब से 2-3 जगह है जहाँ पर पे बहुत ही अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ आ रही है। अगर से लार्ज कैप्स की बात करूँ तो प्राइवेट बैंक्स बहुत अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ पे बैठे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। यहाँ पे एक अच्छे ट्रेंड हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये स्पेस लीड करेगा HDFC बैंक, ICICI बैंक, और थोड़ा अगर से PSU में जाऊँ तो SBI भी हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। ऑटो स्पेस की बात करूँ तो हम कल भी महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात कर रहे थे, काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। मुझे लगता है लीडरशिप पोजीशन वहां से आती हुई नजर आ सकती है पूरे ऑटो स्पेस के अंदर में। अब भारती एयरटेल बहुत ही अच्छी तरह से अपने आप को कंसोलिडेट किया, और जिस तरह से एवरेज रेवेन्यू पर आरपूस जो है वो बढ़ने की बात हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं, उसका बेनिफिट भारती एयरटेल के अंदर में देखने को नजर आ रहा है। अगर से मैं थोड़ा मिड एंड स्मॉल कैप की तरफ जाऊं तो वहां मुझे लगता है CDMO की अपॉर्चुनिटी काफी स्ट्रांग बनती हुई नजर आ रही है। आप देखिए शिल्पा मेडिकेयर के अंदर में अच्छे इनिशिएटिंग कवरेजेस आने शुरू हो चुके हैं, कंपनी की जो टॉप लाइन है वहाँ अच्छी ग्रोथ आने की बात हो रही है। लॉरस लैब्स के अंदर में केपेक्स बहुत ज़बरदस्त हो चुका है, और अब कहीं ना कहीं अर्निंग ग्रोथ का मोमेंटम यहाँ स्ट्रांग बनेगा। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक रिलेटिवली जब मार्केट के अंदर में थोड़ी एक गिरावट थी, ये स्टॉक काफ़ी अच्छे से कंसोलिडेट कर रहे थे। तो लॉरस लैब, शिल्पा मेडिकेयर, लार्ज कैप में डिवीज लैब, ये पूरा जो CDMO का अपॉर्चुनिटी है ये काफ़ी स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। ओके चलिए, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय मोमेंटम अच्छा आपको नज़र आ रहा है। ये आपने भारती की बात की, इंडस टावर पर भी व्यू है क्या आपका? अनुज देखिए, इंडस टावर के अंदर में हमारी कोई पोजीशन नहीं है, और मुझे लगता है कि पर अगर से मैं प्योरली अगर से इसको एक टेक्निकल बेट के तौर पे देखूं तो डेफिनेटली मुझे लगता है एक अच्छे अपसाइड की संभावना यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। और स्टॉक एक बहुत अच्छी तरह से कम आज 3 महीने हो गए हम देख रहे हैं कि रेंज में स्टॉक टिका हुआ था, और अब एक मुझे लगता है डिसाइसिव ब्रेकआउट आ रहा है, तो 440 450 की जो जगह है वो बनती हुई नजर आएगी। और डेफिनेटली टेलीकॉम स्पेस में जो स्ट्रेंथ है उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं इंडस टावर्स को भी देखने को नजर आ जाएगा। ओके, ये कैपिटल मार्केट से जुड़े जितने भी शेयर हैं इनमें काफ़ी स्टॉक्स में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई थी। इनमें कोई व्यू है क्या? कैम्स देखिए इस समय एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर आ रहा है। ये इन स्टॉक्स में कोई है क्या आपके पोर्टफोलियो में?
जी, तो अनुज ऐसे तो ब्रॉडली हम इसमें काफ़ी कुछ प्ले कर रहे थे। बीएससी भी हमारे पास था, सीडीएसएल था, एमसीएक्स है और नुवामा है। बट इसमें हमने बीएससी के अंदर में प्रॉफिट बुकिंग हम कर चुके हैं और ये जो तीनों स्टॉक है सीडीएसएल, एमसीएक्स और नुवामा वेल्थ, ये हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं टू प्ले दिस एंटायर रैली इनटू द कैपिटल मार्केट्स थीम। और जिस तरह से नए आईपीओज अभी आप देख रहे हैं, काफ़ी आईपीओज आने की तैयारी चल रही है, तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सीडीएसएल और इन कंपनीज को तो मिलेगा ही। साथ ही साथ केफिन टेक्नोलॉजीज करके जो कंपनी है वो भी हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग नजर आती है और अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ हो चुका है। तो मेरे हिसाब से केफिन एक अच्छा बेट यहाँ पे साबित हो सकता है। अच्छा, रिलायंस पे आपका व्यू चाह रहा था। आई मीन इसने अपना वो पूरा का पूरा अगस्त से लेकर मई तक का जो पेन था वो तो देख लिया, उसका 50% रिकवरी भी कर ली। रिलायंस पे आपका टेक क्या है इस वक्त आशीष? नहीं, काफ़ी डिसाइसिव स्ट्रेंथ यहाँ बन रही है। वीरेंद्र, आप देख रहे हैं कि स्टॉक किस तरह से एक नैरो बैंड में पिछले कई समय से ट्रेड कर रहा था और अब जिस तरह से 1450 के ऊपर ये निकला है, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ निकला है। तो डेफिनेटली अगर से टेलीकॉम की रिकवरी आती है तो रिलायंस को उसका क्लियरली एक अच्छा बेनिफिट देखने को नजर आएगा। और मेरा मानना है कि रिलायंस भी एक लीडरशिप पोजीशन इस 25,000 के ब्रेकआउट पे दिखा सकता है। तो मुझे लगता है कि रिलायंस में कहीं ना कहीं आपको देखेंगे कि 1650 जो पुराने हाइस थे वहां तक के एटलीस्ट ये मूव आता हुआ नजर आ सकता है। और ऐसा होता है तो फिर आप देखेंगे निफ्टी भी 25,000 का जो डिसाइसिव ब्रेकआउट है उसको क्रॉस करेगा और न्यू ऑल टाइम हाई के जोन में जाता हुआ नजर आएगा। ओके, चलिए, हाँ, आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और निफ्टी न्यू हाई की तरफ अगर बढ़े तो वो तो बहुत शानदार होगा। अभी के लिए तो 25,000 को क्रॉस करने की हम तैयारी कर रहे हैं अब। जी हाँ, 24,986 पर ये निफ्टी। और जैसा हम कह रहे हैं, कल मैं ये मूव को एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट में जिस तरीके से समीकरण बैठे थे, लेकिन कल वो टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा कोलैप्स आ गया मार्केट में। लेकिन आज अब पता नहीं मार्केट ने जो 2 हफ्ते के लिए वॉर टैली है, मतलब यूएस की तरफ से उस पर एक व्यू लिया है, क्या लिया है। खैर, वैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है वीकेंड पे उठ के बोल दें कि नहीं हम आज ही कर रहे हैं। कुछ कह नहीं सकते वीरू, मतलब इन चीज़ों में, है ना। तो इसके लिए हाँ, तो जो भी है मेरे ख्याल से अनप्रेडिक्टेबल इंसान है दुनिया, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। तो वीकेंड पे भी मैं यही कहूँगा कि आप जो भी है, जैसा भी है, अपना सब कुछ समेट के ही जाइएगा। मंडे को फ्रेश व्यू लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। खैर, एनीवे 25,000 को हम स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहे हैं। आई थिंक किसी भी मोमेंट हम निफ्टी पर 25,000 को स्ट्राइक करेंगे। चलिए, वीरू और मैं अब इस शो से शो को एंड करेंगे और श्रेया आ गई हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर। लग रहा है श्रेया आपके शो में 25,000 हिट होगा। बिल्कुल बिल्कुल 25,000 हिट होगा मेरे शो में, आप लोगों में ही शक कर। चलिए आप शो की तरफ। हो गया, हिट हो गया, हमारे शो में ही हो गया, हमारे में ही हो गया। चलिए, ठीक है। चलिए, ट्रेडर्स हॉटलाइन।